कॉमन एरर्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगेन जी, ये कुछ कॉमन एरर्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसके ऊपर मुझे सारे टॉपिक्स, अब हर बंदे का इंडिविजुअली तो मैंने आपके मैसेजेस में डिस्कस किया हुआ है। आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। अपनी जो आउटलाइन समझ नहीं आई वो भेज के भी पूछ सकते हैं। आप पूछते भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मोर और लेस मैं ऊपर क्लैरिटी के साथ आपके कमेंट्स मेंशन करता रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये है कि बड़ी अप्रिशिएटिव है ये चीज़ कि आप लोगों ने पूरा एक महीना ये रिटर्न रिगरस प्रैक्टिस की है, और डेफिनेटली इट विल बेनिफिट यू। आप खुद अपने आप को वैल्यूएट करें फर्स्ट डे और नाउ, सो यू वुड सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योरसेल्फ, ठीक है। सबसे पहले जो मसला आया ना, वो ये था कि मेजॉरिटी लोगों ने जो स्टांस क्लैरिटी या तो वो जेनेरिक दे रहे थे, या फिर मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आई डोंट माइंड कि आप जो है वो स्टांस क्लैरिटी जो है उसको जिस मर्जी नाम से याद रखें, बट व्हाट आई वांट इज कि आई वांट टू सी दैट इन योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर चाहे आप इसको थीसिस कहें या स्टांस कहें, मेजॉरिटी, वैसे तो मैंने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मिस्टेक्स हैं ऐसी आपको कहीं पे किसी भी इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह की डिटेल के अंदर आपको नहीं चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं अब भी बता रहा हूँ कि इंडिविजुअली भी जिसका जो मसला हुआ, आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन टेक्स्ट मी इवन आफ्टर द सेशन एज वेल। तो पहली मिस्टेक कॉमन जो थी कि स्टांस क्लैरिटी यहाँ तो थी नहीं, और अगर थी तो उसके ऊपर जो मसला था वो ये था कि मिसिंग थी, ठीक है। यहाँ जेनेरिक थी या फिर मिस थी, तो आपने कोशिश करना है लिखें, और जेनेरिक ना लिखें, पर्टिकुलर लिखें। इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि पाकिस्तान इकोनॉमिक इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड, इसका जेनेरिक स्टांस क्लैरिटी, और स्टांस क्लैरिटी आप इंट्रोडक्शन के अंदर देते हो, और आउटलाइन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे विदाउट राइटिंग स्टांस क्लैरिटी आप देते हो। सो आप अगर आप देखें तो इसकी ये दो तरह की स्टांस क्लैरिटीज बनती हैं, या जिनको आप थीसिस इन अदर वर्ड्स कहते हो। मैं भी आपके उन पर्टिकुलर जार्गन्स को चेंज नहीं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बोथ वेज आर एक्सेप्टेबल। आप यूं लिखते हो कि दैट पाकिस्तान इज फेसिंग मैनी चैलेंजेस which are impacting Pakistan's economy and society, steps must be taken, ये जेनेरिक होता है। इसकी जगह अगर आप कहें पाकिस्तान इकोनॉमिक इशू सच एज rise in inflation, soaring unemployment and decreasing foreign direct investment are proving linchpin for Pakistan's prosperity, steps such as एक दो मेंशन करके उनको फिर आगे लेकर चले जाएं, ठीक है। सो वो आप उसको उस तरह कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात ही कि आप हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स, मैंने हमेशा से एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई है कि मेजर और माइनर हेडिंग्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी हेडिंग्स का डिफरेंस भी जो है वो अभी आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। पहले आप यूं करें, वैसे आई वुड रिकमेंड यू, आप टेक 10 मिनट्स, पहले ये ना सारी की सारी कमर इनको ग्रुप में भेजी है आपने? जी सर, भेज दी है मैंने। अच्छा जी, मैं आपको 10 मिनट्स दे रहा हूँ, आप ये 3 पेजेस पढ़ें, ताकि आपको समझ भी आए कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो समझ आ रही है या नहीं। फिर इसके ऊपर मैं आता हूँ, दोबारा आके डिस्कशन करता हूँ। कम 10 मिनट्स इनको दो, एंड लेट देम फर्स्ट रीड इट केयरफुली एंड देन आई कम बैक। अभी टाइम इज 8:40, 8:50 पे मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। आई वुड लाइक कि आप सारे के सारे ये एक दफ़ा पढ़ें, ऑब्जर्वेशन भी और कॉमन एरर्स भी, ताकि आप प्रॉपरली इंगेज हो। अभी आपके ऊपर से गुजरेंगी चीज़ें।
जी, आप लोगों ने पढ़ लिए? कामरान, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। कामरान इज सेइंग कि मेरे कई दोस्त थे, उन्होंने बगैर स्टांस क्लैरिटी के पास किया और कुछ ने स्टांस क्लैरिटी दी और वो फेल हो गए। कामरान, इसको हम इस तरह कभी भी ना इन स्टेटमेंट को परख नहीं सकते। हम मुझे देखना पड़ेगा कि स्टांस क्लैरिटी तो शायद पूरे ऐसे का 1% होगा, व्हाट दे हैव डन इन अदर 99% ऑफ द ऐसे। ठीक है, सिमिलरली जो पास करके विदाउट दिए, हो सकता है
मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि ऐसे का कोई एक सेट फार्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ऐसे का कोई एक सेट फार्मूला एग्जिस्ट करता होता तो फिर कोई एक मेंटोर के बच्चे सारे के सारे पास होते, किसी दूसरे मेंटोर के ना पास होते, या वो इतना सर्टेन फार्मूला होता कि आपको उसके ऊपर चलने के लिए किसी बंदे की जरूरत ही ना पड़ती, आप खुद उसको लेकर चले जाते। ऐसे को करने के 1000 तरीके हैं, 2000 तरीके शायद फेल करने के हैं, 3000 तरीके शायद पास करने के हैं, और हर एक तरीका डिफर भी करता है और हर एक टीचर के स्टूडेंट पास भी होते हैं। दैट इज अ गारंटी कि डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाता है, बट डाइवर्सिटी के अंदर एक चीज होनी चाहिए विच इज कॉल्ड रैशनैलिटी, सैनिटी, which is called logical referencing, which is called a reasonable answer। ठीक है। तो अब ये एक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसकी स्टेटमेंट में मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी रिएक्शन में कि आई नीड टू नो द होल ऐसे, फिर भी मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ कि व्हाट कुड हैव बीन डन विद द बोथ एसेज, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो दोनों फेल हुए हैं, वो जो पास हो गया। बाकी टू आंसर योर क्वेश्चन, मैंने आपको पढ़ाया, आपको मैंने खैर पढ़ाया तो नहीं, आप लोगों को जो वैल्यूएट किया, मैंने रिलेटिवली वो अप्रोच बताई है जिस अप्रोच के ऊपर पासिंग रेशो बहुत ज्यादा है, और वो अप्रोच है जो आपको फेल होने से बचाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक रियल मेंटोर वुड ऑलवेज बी द वन हु वुड नॉट टेल यू कि आपने पास कैसे करना है। वो आपको ये बताएगा दैट हाउ टू अवॉइड द रीजंस ऑफ फेलियर्स, एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन इन गिविंग कमेंट्स टू योर एसेस। मेरी प्रायोरिटी भी यही थी। अब देखो, अगर इस डिबेट पे आते हो स्टांस क्लैरिटी लिखनी चाहिए या नहीं, स्टांस क्लैरिटी लिखने से हम आपको इनकार नहीं कर रहे, एग्जामिनर को फैसिलिटेट कर रहे हो कि व्हाट कुड बी योर स्टांस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आप नहीं लिखोगे और आप पूरी आउटलाइन के अंदर विविडली राइट लेफ्ट आगे पीछे होते रहोगे, तो दिस इज समथिंग जिसके ऊपर एग्जामिनर बॉदर होगा, और वो हमेशा लुक फॉरवर्ड करेगा। बीइंग एन एग्जामिनर मैं खुद हमेशा इस चीज को देखता हूँ कि कितनी जल्दी आपने टॉपिक की नीड को एड्रेस किया है और कितनी जल्दी आपने टॉपिक की बेसिक्स को जो है ना वो फुलफिल किया है। तो ये चीजें जो है कामरान हमने माइंड में रखनी होती है, इसलिए हम हमेशा उस वाली अप्रोच के साथ जाते हैं जिसमें रिलेटिवली पास होने की चीजें ज्यादा होती हैं। तो आपने एक दफा पढ़ दिया, अब मैं थोड़ा सा कर्सरी तौर पे इसको लेके चलता हूँ। इनएडिक्वेट मेन हेडिंग्स का आपको मैंने बताया कि हर एक आउटलाइन जो है चाहे तो आप 1 मिनट में खत्म कर सकते हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जैसे पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज क्या और वे फॉरवर्ड इश्यूज को डिस्कस करो और वे फॉरवर्ड बताओ और बात खत्म। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस आउटलाइन के ऊपर आप प्रॉपरली एड्रेसल करें, तो आप इसको इस तरह भी लेके चल सकते हैं कि आप सबसे पहले इश्यूज को आइडेंटिफाई करें, इश्यूज के कॉजेज को बताएं, उनके इम्पैक्ट को बताएं और फिर वे फॉरवर्ड को बताएं। मेरी एक बात जहन में रखना, एग्जामिनर हमेशा जो है वो एक चीज को हाईली हाईली लाइक करता है, और वो ये है कि एग्जामिनर वुड ऑलवेज वांट कि वो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन देखे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन का मतलब भी ये होता है कि कॉम्प्रिहेंसिवली आप उस चीज को एड्रेस भी वही कर सकता है जिसको उस टॉपिक के बारे में नो होती है। तो इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी हेडिंग्स के इस्तेमाल से आप ऐसे की आउटलाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। रिकमेंडेड रुकैया लेंथ कोई भी नहीं होती, आप चाहो तो आप, नहीं, खाने में क्या है? नहीं मैंने नहीं खाना बस। जो रिकमेंडेड होती है लेंथ वो यही होती है कि मिनिमम इट शुड बी 2 साइड्स, मैक्सिमम तो आप 3 साइड्स 4 साइड्स पे भी चले जाएं तो उसमें कोई मसला नहीं है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप ये ना सोचा करें कि आप आउटलाइन की लेंथ को मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको बाद में हर एक सब हेड के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन वो पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, और वो ये है कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन लिखनी है, और बाद में आप दो दो सब हेड्स को मर्ज करके एक पैराग्राफ भी बना सकते हैं। आप किसी भी एग्जामिनर रिपोर्ट को पढ़ के देख ले, मेरा अपना एक्सपीरियंस है इतने सालों का और सारी एग्जामिनर रिपोर्ट्स का। दिस इज ऑलवेज ऑलवेज रिकमेंडेड एंड अप्रिशिएबल। अगेन मैंने नंबर 3 पे लिखा है कि फेलियर टू डिस्कस द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स फर्स्ट। अल्लाह जानता है कि आप लोगों ने कसम खाई हुई है कि आपने जो चीज़ पूछी गई है उसको कहीं दूर जाकर डिस्कस करना है। ठीक है। रुकइए, केस इन पॉइंट्स जो हैं, मैं सवाल आपके लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं सिर्फ सवाल लूँ, मैं सवाल लेने लग पड़ता हूँ। अगर आपने ये सारे पढ़ लिए, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तो इट्स फाइन, आप बता दें।
तो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं कि अगर मैंने कहा इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान एंड वे फॉरवर्ड, तो आप बजाय ये कि डायरेक्टली आके बताएं कि इकोनॉमिक इश्यूज हैं क्या, आप फर्स्टली क्या करते हैं, आप हिस्ट्री में चले जाते हैं, हिस्टोरिकल एनालिसिस, करंट ओवरव्यू। ये इरेलीवेंट होती हैं। प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जो टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं, डायरेक्टली उन्हीं को ही एड्रेस करें, दैट्स अ नीड। फिर जेनेरिक सोल्यूशन आप देते हो। मैंने हमेशा से एक चीज के ऊपर बड़ा क्रिटिकली फोकस किया। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अगर आप जेनेरिक सोल्यूशन देंगे, एग्जामिनर किसी सूरत में भी आपको लाइक नहीं करेगा। जेनेरिक सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट शुड एजुकेट द मैसेज, अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड, मैसिव कैंपेन्स, अकाउंटेबिलिटी एट प्लेस। इस तरह के जो है ना आपके जेनेरिक सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन हमेशा वो जगह होती है जहाँ पे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा कीन होता है कि मैंने चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। अगर आप उसकी जगह के ऊपर आकर जेनेरिक लिखने बैठ जाएंगे तो एग्जामिनर कभी भी उस चीज़ को लाइक नहीं करेगा। फिर वीक कंक्लूजन विदाउट पॉजिटिव क्लोजर। हमेशा से मैंने ये बात की है कि कंक्लूजन को हम समझ ही नहीं पाए। कंक्लूजन भला क्या होता है कि आपने पूरे ऐसे की समरी देनी है, बट इन अ डिफरेंट वे। मैं हमेशा कंक्लूजन को लिंक करता हूँ कि कंक्लूजन इज मोर लाइक, सबसे पहले तो हम समझते हैं कंक्लूजन ऐसे मुफ्त में हमें मिला हुआ है, इसके उसको 10-15 लाइंस पे खत्म कर दें, नहीं। मिनिमम एक पेज के 85% तक आपने इसको लेके जाना है। 25 लाइंस का पेज है तो 20 से 22 लाइंस आपने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन और प्रेसी करने के रूल्स दोनों सेम है। 1/3 उधर होता है, इधर समरी होती है। इधर कंक्लूजन में कोई नई बात नहीं होती, पूरे ऐसे की समरी पेश करनी होती, कोई नया आइडिया डिस्कस नहीं करना होता। वही सेम चीजें यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं जो आपने अप्लाई करनी होती। फिर जी, कंक्लूजन को स्टार्ट करना है टू कंक्लूड से इन कंक्लूजन प्रॉपरली, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि वो आप कंक्लूजन का पैराग्राफ पढ़ने जा रहा है। ये चीज आपने इंश्योर करवानी होती है। फिर आ जाता है जी यूज ऑफ ट्रांजिशनल सेंटेंसेस इन बॉडी पैराग्राफ्स। ये ट्रांजिशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं कि आप एक पैराग्राफ खत्म करते हैं तो आप कहते हैं द अबव मेंशन्ड पैराग्राफ टॉक्ड अबाउट द कॉजेज फॉलोइंग वुड बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस। यहाँ आप जब अपनी इंट्रोडक्शन मेन बॉडी का खत्म करते हैं और मेन ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो मेन ऐसे स्टार्ट करने से पहले एक आप तमहीद बांधते हैं कि दिस ऐसे वुड मेनली बी डिस्कसिंग अबाउट थ्री थिंग्स, फर्स्टली दिस, सेकंडली दिस, थर्डली दिस। इट इज हाईली हाईली नॉट रिकमेंडेड कि आप इस तरह करके इनफॉर्मल इंटरजेक्शंस ना पैराग्राफ ना सेंटेंसेस की फॉर्म में दिया करें। फिर जी इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और लेंथ ऑफ बॉडी पैराग्राफ मेंटेन्ड नहीं होती। पैराग्राफियां लिखी होती हैं आपने, एक एक पेज पे 4-4, 6-6, 10-10 लाइंस के पैराग्राफ नहीं होते। हमेशा से देखें, ऑल्दो इट हैज नॉट बीन रिकमेंडेड येट, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि एग्जामिनर हमेशा इंप्रेस होता है तो एक चीज से होता है कि इसके ऐसे के अंदर बैलेंस था या नहीं था। अब बैलेंस क्या होता है कि पूरी मेन बॉडी जो है, क्या आपने उसको बैलेंस्ड वे में एड्रेस किया है या नहीं किया। बैलेंस्ड वे क्या होता है? बैलेंस्ड वे ये होता है कि आपने बेसिकली इंश्योर करना होता है कि हर एक पैराग्राफ जो है वो मीट कर रहा हो नीड को। किस नीड को? उस पैराग्राफ की जो एसेंस है उसको। उसके साथ साथ पैराग्राफ की लेंथ बराबर होनी चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा कि हर एक पेज के ऊपर एक पैराग्राफ ब्रेक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। वो ऑटोमेटिकली एक बैलेंस स्ट्राइक कर देता है। एक ही पैराग्राफ खत्म हो रहा हो, एक ही शुरू हो रहा हो, तो लेंथ मेंटेन्ड हो जाती है। फिर जी इनकरेक्ट यूजेज ऑफ कंजंक्शंस एंड कनेक्टर्स है। unnecessarily however moreover therefore in addition to furthermore लगाया होता है। जहाँ पे लगना होता है वहां पे भी लगाया है, जहाँ नहीं लगना वहां पे भी लगाया हुआ है। तो एट द एंड क्या होता है कि वो एक ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि हर एक पैराग्राफ शायद अगर कनेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा तो शायद वो नीड ही नहीं पूरी कर पाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि कनेक्टर्स लगाओ, पैराग्राफ लिखो, फिर कनेक्टर्स को हटाओ, तो आप लोग देखोगे कि कोई लिंक ही नहीं बनता उनका आपस में। मामू इमरान। तो आप जो है इस चीज को मेक श्योर करें कि आपने जो है वो ये अननेसेसरी कनेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना। मैं हमेशा अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो एक बात बताता हूँ कि अंग्रेजों से ज्यादा बेहतर कोहेरेंस कौन चाहता है, लेकिन अगर आप उनकी कोई भी किताब उठा के पढ़ दें, उनके 300-300 पैराग्राफ लिखे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हर एक पैराग्राफ के शुरू में मोर ओवर फर्दर मोर इन एडिशन टू लिखा हो। ये एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, इसको अवॉइड करना है।
फिर जी, अक्सर जो है आपने हेडिंग्स आउटलाइन में ऐसी बनाई होती हैं जिनका एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होती है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा से कहता हूँ कि कभी भी वन वर्ड सब हेड्स के तौर पे ना लिखा करें। आप अक्सर ये कहते हैं कि बाद में सवाल पूछेगा बच्चों, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट, आई एम हियर फॉर यू। तो नॉन एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स मतलब सब हेड्स में एम्प्लॉयमेंट लिख लेते हो, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, एग्जामिनर अपनी मर्जी से तो इंटरप्रेट नहीं करेगा। इसी तरह कॉजेज लिख लेते हो, फैक्टर्स बाई कॉजेज ऑफ व्हाट, कंप्लीट सेंस बनाओ हेडिंग की। फिर जी आपका लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, दिस इज समथिंग विच इज द मोस्ट डेट्रीमेंटल थिंग दैट वन कैन एवर सी। क्या होता है कि कॉन्सेप्ट को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते, टॉपिक की डोरमेंट कंटेंशन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। टॉपिक ने पूछा क्या है, चलो जी वो एक तरफ है, और जो आपका अपना नॉलेज है उसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन एंड ऑफ ऑस्टेरिटी की डिस्कशन है। आपने ग्लोबलाइजेशन को देखा, चूंकि थीमेटिक स्टडी की हुई है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जितना पड़ा है उसको आउटपोर करना शुरू कर दो। एंड ऑफ ऑस्टेरिटी जो है उसका आपको समझ ही नहीं आया तो उसको एंगेज ही ना करो। सो कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो यू वोंट बी एबल टू राइट देम इन अ क्लियर वे। दूसरे पेज पे आना कमर। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्ट्स को ना सिर्फ क्लैरिटी के साथ डील करें बल्कि क्लैरिटी के साथ साथ कॉन्सेप्ट की जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको भी समझें। जब आप कॉन्सेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं तो तब आपको समझ आती है कि इस टॉपिक की नीड क्या है और इस टॉपिक को किस नीड के अकॉर्डिंगली कैसे एड्रेस करना है। कमर दूसरे पेज पे आना। कमर जी सर। दूसरा पेज कर जाना। फिर उसके बाद जो है अगर हम डिस्कस करें, सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज बेसिकली शैलो नॉलेज एंड पुअर रिसर्च। इस पे आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मच, यू नो दिस वेरी वेल कि शैलो नॉलेज क्या होता है। कि इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान के बारे में डिस्कशन मांगी गई है, आप इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे। आप शुरू हो गए हो कि पाकिस्तान हैज दीज इश्यूज हैव रिफ्लेक्टेड और इम्पैक्टेड दिस इकोनॉमी दिस साइड, रादर देन डिस्कसिंग के जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है कैसे जनरेटेड है। एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस होता है, वो तभी आता है जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होता है। और नॉलेज कब आता है, जब आपकी एटलीस्ट एक बेसिक रिसर्च होती है। फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मैं साथ साथ पॉइंट आउट करता रहा हूँ, ये एक मल्टी फैसेटेड फिनोमेना, इसको आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चॉइस ऑफ वोकेबलरी बड़ी डेट्रीमेंटल होती है। आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि आई वुड नॉट एक्सपेक्ट यू टू राइट इन अ हाई वर्बोसिटी, आई वुड ओनली एक्सपेक्ट यू टू मेक सेंस। उसके लिए मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि आप जाएं और जाके जो है वो वोकेबलरी की किताबों को रटना शुरू कर दें, जीआरई सैट की लिस्टें प्रिपेयर करना शुरू कर दें, वो आपके किसी काम की नहीं है। देन आ जाता है डिसकनेक्टेड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड कंटेंट, इसको मैं कहता हूँ आइसोलेटेड कंटेंट भी। यानी कि आपको खुद नहीं पता कि आपने ग्लोबलाइजेशन के ऊपर डिस्कशन शुरू की है, कहाँ पे आप ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड पॉइंट्स दे रहे हैं और कहाँ पे आप उससे डी ट्रैक हो गए। और मैं आपको बताऊं इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है एक्सेसिव प्रैक्टिस। और जब आप, मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चे मुझे कहते हैं सर अगर वहाँ पे कोई अनसीन टॉपिक आ गया उसको अटेम्प्ट करना हुआ, मैंने कहा अब यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के दौरान 15 से 20 सीन टॉपिक्स को डील करके चले जाओ। वहाँ पे जो भी अनसीन आएगा ना, आई कैन गारंटी यू कि आप उसको कर लोगे। उसकी रीजन ये है कि 15 से 20 यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं ना, वो टॉपिक्स वन और द अदर वे, वो 15 से 20 टॉपिक्स में से आपको एक एक ऐसा आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा जो वहाँ पे क्यूमुलेटिवली आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। आसिफ और गुल अपना माइक बंद कीजिएगा। फिर कॉपीड कंटेंट फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज, अपने माइक्स बंद कीजिएगा जी। इस चीज को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों के पेपर्स के ऊपर लिखा भी था चैट जीपीटी के। मुझे इस चीज से कंसर्न नहीं है कि आपने चैट जीपीटी या गूगल यूज किया है। आई हैव वन कंसर्न, जब आप लिख रहे हो तो उस टाइम पीरियड के अंदर आपने और कोई काम नहीं करना। हाँ, उससे पहले जितनी मर्जी रिसर्च करनी है करो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। लैक ऑफ कोहेरेंस एंड लॉजिकल फ्लो, अगेन आइसोलेटेड सेंटेंसेस हैं, वीक आउटलाइन एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। स्ट्रक्चरल और वीक आउटलाइन, वीक आउटलाइन क्या है? वीक आउटलाइन ये है
कि आपने आउटलाइन के सारे कंपोनेंट्स को एड्रेस ही नहीं किया, प्राइमरी हेडिंग्स नहीं डाली, प्राइमरी हेडिंग्स डाली हैं तो उनको बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया है, सेकेंडरी हेडिंग्स मिसिंग हैं, छोटी सी आउटलाइन बनी हुई है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये डुबियस सी एक आउटलुक देती हैं आपके ऐसे की जो रिकमेंडेड नहीं होता। स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या हैं कि एक आइडियल लेंथ होती है आउटलाइन की, उसको मेंटेन करें। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन कभी भी सवाल का नहीं होता, इंट्रोडक्शन जवाब का होता है। आपके इंट्रोडक्शन के अंदर मुझे आपकी राइटिंग के अंदर पूरे ऐसे की समरी चाहिए, ना कि किसी फिलोसोफर को कोट करें, किसी आप जो है वो अननेसेसरीली किसी राइटर को कोट करें, बीच में आप एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स का सहारा लें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती और ना ही लाइक की जाती हैं। तो ये जो है ये सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ बनाते हैं। फिर मेन बॉडी के अंदर लिखना क्या है, कितना लिखना है? हेलो! जी, वालेकुम अस्सलाम। अब मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। खैर? ओके। सो उसके बाद जो है आपने मेन बॉडी के अंदर पैराग्राफ्स की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। अक्सर लोगों को ये बता दिया गया है कि पैराग्राफ के अंदर जब तक हर फॉर्म ऑफ रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, पैराग्राफ सब्सटैंशिएटेड लगेगा ही नहीं और एग्जामिनर उसको अप्रिशिएट ही नहीं करेगा। आई डोंट नो कहाँ से लोग आ जाते हैं जो आपको ये चीज़ बता देते हैं। हर एक पैराग्राफ के अंदर आप रेफरेंस भी दें, बुक का भी दें, ऑथर का भी दें, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दें, कोटेशन भी दें, एग्जाम्पल भी दें। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू डू दिस। उसने आपसे कोई रिपोर्ट राइटिंग नहीं करवाई, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इंश्योर करवा रहा है एंड दैट इज़ कि आप बेसिक सेंस को करें। हाँ, दूसरे पैराग्राफ में आप कोई फैक्ट एंड फिगर पुट कर लें, थर्ड में कर लें, लेकिन ये है डज़ नॉट मैटर कि हर एक के अंदर हो। फिर जी नैरो और फ्रेगमेंटेड पर्सपेक्टिव होते हैं, जो की एस्पेक्ट्स हैं। समटाइम्स आप ये करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ एड्रेस करने बैठ जाते हैं जो आपको समझ आई है, जो टॉपिक की डिमांड है, इट इज़ लिंक्ड विद द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है? वो नहीं बीच में मौजूद होती। फिर क्लैरिटी और लिटरेरी फ्लेयर जो है मिसिंग है बीच में। मतलब ऐसा लग रहा होता है कि आपने वही सेम आइडियाज़ को रिपीटेडली एंगेज किया है। इवन कि ऐसे लग रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपके हेडिंग्स भी सेम मोनोटोनस होने लग पड़ती हैं। लैक ऑफ दिस, राइज़ इन दिस। मैं हमेशा से कहता हूँ एट लीस्ट आउटलाइन के अंदर चीज़ों को रिपीट ना किया करें। आप जितना आउटलाइन के अंदर रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा एग्ज़ामिनर को ये रिफ्लेक्शन जाएगी दैट दिस पर्सन हैज़ अ स्पेसिफिक रिज़र्व ऑफ वोकैब्युलरी जो इस्तेमाल करता है, तो फिर वो इंप्रेशन नेगेटिव जनरेट करता है। थोड़ा-सा आपको लिटरेरी भी साउंड करना चाहिए। लिटरेरी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत एकेडेमिकली हाई राइटिंग करें, बट एट लीस्ट टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। फिर जी एसेस के एस्पेक्ट्स को आप जो है वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि ऐसे लिखने का जो है वो एक फॉर्मेट होता है, एक उसकी फॉर्मल अप्रोच होती है। फर्स्ट पर्सन में लिखने बैठ जाते हैं, अननेसेसरीली बीच में नरेशन करने लग पड़ते हैं, स्टोरी टेलिंग करने लग पड़ते हैं। ये डिस्कोर्सेज़ ऐसे का पार्ट नहीं है। मोर ओवर सम टाइम कुछ लोग इतना क्रिटिकल एनालिसिस करने लग पड़ते हैं कि वो नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। ऐसे एक मिक्सचर है बैलेंस्ड राइटिंग का, जिसमें थर्ड पर्सन में आपने चीज़ों को उनकी नीड के अकॉर्डिंगली डील करना होता है। ना स्टोरी टेलिंग करनी आती है, ना इर्रेलेवेंटली एक्सैजरेटेड ड्रैग्ड कंटेंट को ऐड करना होता है। जी कमर नेक्स्ट पेज करना। तो ये जो है हम इसको एनालाइज़ नहीं कर पाते। फिर जी अम, एक कुछ ये ऑब्ज़र्वेशंस हैं, ठीक है? कि कुछ टॉपिक्स मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है? जो मैंने आपको दिए थे और उसके अंदर जो है कॉमन एरर्स और फिर साथ में मैंने एक रिकमेंडेशंस भी मेंशन कर दिए सो दैट आपको आइडिया हो सके। हर एक टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअली भी आप मुझे वॉइस नोट करेंगे तो मैं आपको बता पाऊँगा, बता भी दूँगा। अदरवाइज़ मैंने आपके आउटलाइन्स के अंदर भी ये जो है ना कमेंट्स ऐड कर दिए हुए हैं कि इसको कैसे लेके चलना है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। अभी आई एम ओपनिंग द हाउस फॉर एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड है तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। कोई जेनेरिक आपकी कन्फ्यूजन्स हैं तो यू मे आस्क नाउ।
जी पूछिए आप सवालात। जी आसिफ, जी आप सवालात पूछें, डर क्यों गए हैं आप लोग? पीएमएस पहले होगा, और आज की ही इतला है कि पीएमएस वुड बी फ्रॉम 1 जनवरी, 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में कंडक्ट हो जाएगा। अगेन देखें, ये जो चीज़ होती है, खबर होती है, कहीं से आती है तो आपको बताई जाती है। सारे पूछ रहे होते हैं सोर्स क्या है, कैसे कह सकते हो आप? चलो मैं नहीं कहता। फिर आप वेट कर लो, जब अचानक आपको सरप्राइज़ मिलेगा तो बेहतर नहीं है कि कोई बंदा बिफ़ोर हैंड आपको वार्न कर रहा है कि दिस कुड बी समथिंग व्हिच वुड हैपन, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ? जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? स्ट्रेंज, सारी चीज़ें क्लियर हैं। इज़ इट नेसेसरी टू राइट वे फॉरवर्ड इवन व्हेन नॉट डिमांडेड? येस सुभान, यू हैव टू राइट इट। उसकी रीज़न ये है कि आपने इंश्योर करना है कि कोई भी ऐसे जो आपसे पूछा जाता है ना, उसके अंदर या तो कोई डिस्कशन होती है, या कोई डिबेट होती है, या कोई इश्यू आइडेंटिफाइड होता है, उसके अंदर सॉल्यूशन ज़रूर देनी होती हैं, ज़रूर। ऑलमोस्ट हाउ टू ऐड कोटेशन एंड फिगर इन बॉडी पैराग्राफ। कोटेशन और फिगर बॉडी पैराग्राफ में इस तरह ऐड करते हैं कि बॉडी पैराग्राफ में मैं आपको एक सिंपल सेंस जनरेट करता हूँ कि आपने एक टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करना होता है। उसके बाद एक एक आर्गुमेंटेटिव एनालिसिस ऑफ टॉपिक सेंटेंस होता है। उसके बाद आप चाहें तो लाइन को ब्रेक करके सेंटर में दे दें रेफरेंस, चाहें तो उसी लाइन के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट करके भी दे दें। बोथ वेज आर एक्सेप्टेड, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? केस इन पॉइंट का आउटलाइन में लिखने का प्रॉपर वे ये है कि पहले अंडरस्टैंड करें केस इन पॉइंट होता क्या है। केस इन पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपने केस इन पॉइंट बेसिकली आप इसको यूँ भी अज़्यूम कर सकते हैं कि केस इन पॉइंट एग्ज़ाम्पल नहीं है, पहली तो ये क्लैरिटी माइंड में रखें। केस इन पॉइंट एक डिटेल्ड रिसर्च होती है, उस स्टडी कंडक्टेड होती है रिगार्डिंग द टॉपिक दैट यू आर एड्रेसिंग। सो बेहतर ये है कि आप उसको अगर हर एक सब हेड के साथ मेंशन कर रहे हैं तो मेंशन इट विद ईच सब हेड। पैरिटी आनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने किसी जगह पे 4 सब हेड लिखे हैं, 2 के साथ केस इन पॉइंट लिख दिया, बाकियों के साथ नहीं लिखा। ये इम्बैलेंस भी एग्जामिनर जो है वो डिसलाइक करता है। नहीं, सुबह इर्रेलेवेंट कभी भी नहीं होगा। सॉल्यूशन देना कभी भी इर्रेलेवेंट नहीं होता, एंड हैज़ बीन प्रैक्टिस एंड इट इज़ द प्रैक्टिस यू हैव टू गिव। इर्रेलेवेंट कुछ भी नहीं होता। देखें, कभी आप इस तरह तो फिर जो टॉपिक के अंदर आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है, यूजुअली वो एक ही पॉइंट मेजर डिस्कशन के अंदर पूछा गया होता है। हम उसके कॉजेज़, इम्पैक्ट्स वगैरह को सेकेंडरी हेडिंग्स को अटैच करते हैं जो जस्ट टू मेक श्योर कि वो एक कंप्लीट सेंस जनरेट करे। पंक्चुएशन जो हैं वो मैं तो रिकमेंड करूँगा ऑनलाइन वीडियो देख के यूट्यूब भी कर लें, वो ज़्यादा रिकमेंडेड है रादर देन गोइंग फॉर एनी बुक। सर पॉज़िटिव कंक्लूसिव सेंटेंस बता दें। पॉज़िटिव सवेरा कंक्लूसिव सेंटेंस ये होता है कि आपने आउटलाइन में हमेशा कहता हूँ एक कंप्लीट कोडिफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आउटलाइन के कंक्लूजन के अंदर हम चूँकि आउटलाइन का एक कंक्लूजन के अंदर 2 से 3 मैं हमेशा कहता हूँ पॉज़िटिव कंक्लूसिव सेंटेंस के मद में सेंटेंस लिखा करें जो सिर्फ़ ये कहें कि हाँ, ये जो ऊपर इश्यू डिस्कस हुआ है इसके मैसिव इम्पैक्ट्स एंड कैन बी एड्रेस्ड। क्योंकि आउटलाइन एक कंप्लीट रिफ्लेक्शन देती है मेन बॉडी की, और मेन बॉडी के अंदर जो कि कंक्लूजन होता है पैराग्राफ, तो उसको रिफ्लेक्ट करवाना होता है। कंक्लूसिव नेचर का होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा कंक्लूजन के अंदर एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होती है। कंक्लूजन ऑफ एन एसे को इम्प्रूव करने की सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही टेक्नीक है आमना, वो ये है कि आपने ज़हन में ये चीज़ रखनी है कि आप प्रेस ही करने लगे हैं एसे की। ना कोई नई बात, ना कोई नई डिस्कशन, ना कोई नया आइडिया, ना कोई नई सॉल्यूशन होगी। मोर ओवर जो वर्डिंग आपने ऊपर यूज़ किया, जिस तरह प्रेसी में कम से कम वो वर्डिंग यूज़ करते हैं, वही करेंगे। इन अ नटशेल से स्टार्ट करेंगे, 85% ऑफ आप पेज पे लेकर जाएँगे और उसको एक एक मैं उसको कहता हूँ फ्लॉपरी सा कंक्लूजन दे देंगे, ठीक है? जिसको ना आप जेनेरिक कह सकते हो, और कंक्लूजन इंट्रोडक्शन से डिफरेंट होता है। इंट्रोडक्शन में आप स्पेसिफिक पॉइंट्स मेंशन करते हो, कंक्लूजन में आप जेनेरिक भी हो जाएँ तो दैट डज़ नॉट मैटर। अच्छा जी।
टेस्ट सेशन लेंगे पीएमएस ऑप्शनल्स का जी। टेस्ट सेशन, टेस्ट तो नहीं होगा, आप तो मॉक्स में होंगे फाइनल। और जो है वो इंशाल्लाह ताला सून इट विल बी कंडक्टेड। पहले अभी फर्स्ट फेज दे देना। सर कोटेशन फर्स्ट पर्सन हो तो, हाँ जी कोटेशन तो, देखो कोटेशन के का मतलब ये होता है कि ही सेड एंड आई एम कोटिंग, तो आप फर्स्ट पर्सन भी यूज कर सकते हैं। जी सोर्स पर्सन मेंशन करना ज़रूरी है, और सोर्स जेनेरिक नहीं होना चाहिए। सुबहान हम अक्सर क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू यूएन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ये नहीं होता। वर्ल्ड बैंक की कौन सी रिपोर्ट के कौन सी जो है वो रेफरेंस को आप मेंशन कर रहे हो, प्रॉपरली देना होता है। स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइन जो है डॉक्टर कायनात, इसके ऊपर मैंने, अगर तो आप मेरे स्टूडेंट हैं तो फिर आपको वैसे पता होगा, अदरवाइज मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर, कमर आपके साथ लिंक शेयर कर देगा। प्रॉपर मैंने इसके ऊपर जो है ना वीडियोस बनाई हुई हैं, स्ट्रक्चर आउटलाइन और इंट्रोडक्शन का क्या होता है। इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, जो अभी शायद कंफ्यूजिंग हो जाए मैं अगर क्रक्स बताऊं, तो आप मुझसे एक दफ़ा वहां से करके दोबारा पूछ सकती हैं। टेस्ला इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया, दैट्स अ जेनेरिक रेफरेंस ना। इसके अंदर आप पर्टिकुलरली मेंशन तो नहीं कर रहे कि कितना इन्वेस्ट कर रहा है, और वो टेस्ला की कोई स्टडी है जिसके थ्रू वो कह रही है, तो इस तरह के तो जेनेरिक एग्जांपल होती हैं, इनका तो सोर्स ना भी हो तो चल जाता है। पूरे सेंटेंस समटाइम जो है, सेंटेंस भी तो जेनेरिक हो सकता है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब है कि मीन एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे करें। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब ये नहीं होता कि एक सेंटेंस लिख दें कंप्लीट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी शुड बी क्लियर विद द मीनिंग। मेरे ख्याल से कामरान लाल कोई हर टाइप का ऐसे आपको, मैं इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, मैं इतना फोकस, ज़्यादा फोकस मैं लिटरेरी और उस पे कर जाता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट पे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी किस्म का भी हो, यू वुड ओनली हैव टू डू वन थिंग एंड दैट इज़ टू ओवरकम द फियर। किसी किस्म का भी उस टाइम ये शॉट प्ले करनी है। आप अभी से माइंड मैपिंग करके जाएंगे ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस टाइप का ऐसे को अटेम्प्ट करूंगा, तो वो भी एक डेट्रीमेंटल चीज़ होती है जिसपे जो है ना वो आप खुद कंफ्यूज हो जाते। तो यू शुड बी ओपन फॉर एनी एनी टाइप ऑफ टॉपिक। कभी भी ये ना कहना कि ये दो डोमेन मेरी स्ट्रांग फुटिंग है और उसके ऊपर माइंड मैपिंग कर लो और फिर बाद में उनमें से ना आए तो कंफ्यूज हो जाए। हाउ मैनी आर्ग्यूमेंट मस्ट बी इन प्राइमरी हेड। प्राइमरी हेड में आर्ग्यूमेंट्स डिपेंड करते हैं डायरेक्टली के टॉपिक के अंदर कितनी डिमांड है। अगर क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस एंड वे फॉरवर्ड, तो क्राइसिस एंड वे फॉरवर्ड दो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो टॉपिक, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जो टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक के अंदर पूछा जाएगा आपने उसी को ही यहाँ पे रखना है। ऐसे की इंट्रोडक्शन इससे स्टार्ट करना बेहतर है या डायरेक्ट? नहीं, एआर आप डायरेक्ट शुरू करें, दैट इज मोर रिकमेंडेड। वेयर टू स्टडी फ्रॉम, ऐसे ऐसे के लिए पढ़ने की मैं हमेशा से कहता हूँ कि ज़रूरत नहीं है। पास्ट पेपर्स को उठाओ, उसमें से डोमेन बेस्ड टॉपिक्स को सेपरेट करो, उन सेपरेट करके उन टॉपिक्स के ऊपर जो है 15-20 इकोनॉमी के टॉपिक्स निकलें, कैमोफ्लॉज करो, 2-3 टॉपिक्स ओवरलैपिंग नेचर के निकालो, उनको फिर घर बैठ के पहले उनकी मेजर हेडिंग्स बनाओ और फिर उनको गूगल सर्च करो, इनफ है। दिस नो नीड टू स्टडी एनी बुक। मेरी बुक वैसे आ रही है इंशाल्लाह सोन भी इन मार्केट, वो इसी पैटर्न पे है, उसको देख लेना। ये एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन। नहीं, गलत ये है कि नरेशन वो और तरह की होती है। आप नरेशन भला क्या करते हो, आप नरेट स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में करने लग पड़ते हो। नरेशन होती है कॉन्सेप्ट की, नरेशन हिस्ट्री की नहीं होती, हिस्टोरिकल एविडेंसेस की नहीं होती। हाँ, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिखने जा रहा हूँ तो आई नीड टू गिव डिस्क्रिप्शन एज वेल। नरेशन क्या होगी, इवेंचुअल इवेंट्स की नरेशन होती है, हिस्टोरिकल नरेशन नहीं होती जिसमें आप 2 पेज लगा देते हो और कंटिन्यूअसली एक ही चीज़ को बिल्ड करने लग पड़ते हो। नहीं, गुल फ़ातिमा, एब्स्ट्रैक्ट और लिटरेरी का स्ट्रक्चर सेम होता है, एक डिफरेंस है। एब्स्ट्रैक्ट में मीनिंग हिडन होते हैं इसलिए उनको इंटरप्रेट करना होता है, लिटरेरी में मीनिंग ओपन होते हैं तो वो, बाकी ये एक डिफरेंस है जो इनकी अंडरस्टैंडिंग में है, बाकी आउटलाइन वगैरह सेम होगी। फॉर गॉड से कायनात कम आउट ऑफ दिस आर्गुमेंटेटिव एंटीथेसिस सिंथेसिस। कायनात आपने किससे पढ़ा है, इफ यू डोंट माइंड? मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दो, आई वुड बी, आई वांट टू नो। उनसे डॉक्टर क्या नाम है उनका, द वन हु इज एजेड?
डॉक्टर अल्ताफ, यस डॉक्टर आरिफ, देयर यू गो। ठीक है जी। आप ना मुझे वॉइस नोट करें, मैं आपको समझा देता हूँ कुछ चीज़ें ना, उन चीज़ों को इंश्योर करें। ठीक है, ये बड़ा आर्किक ओल्ड स्टाइल मेथड है, और ये हमेशा रिफ्लेक्ट होता है जो अंग्रेज़ी के टीचर होते हैं उनकी टीचिंग के अंदर से, जो आपको कंफ्यूज करता है, क्लैरिटी नहीं देता। इट इज़ अ लिटिल बिट जो है ना, हमें क्या उसको कहते हैं, गार्निशिंग है जो मैं कर दूंगा ऑन द स्पॉट, आप इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा जी जिसका जो सवाल हुआ, यू गाइस कैन आस्क। अब मैं दूसरी क्लास में जाने लगा हूँ, ठीक है। एंड आई एम होपिंग कि आपको फ़ायदा हुआ इसका। यू कैन टेक्स्ट मी व्हेनेवर यू वांट, जो भी कन्फ्यूजन है वी कैन फर्दर जो है ना उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, सी यू, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच आमना।